बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के आज हमें यूनिट जो है 3 पर आज हम चर्चा करेंगे। यूनिट जो आपका तीसरा है, इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सभी कराए दे रहा हूं। आज की जो हमारी क्लास है तीसरा यूनिट, इसमें हम कवर करा रहे हैं बहुत ही शीघ्र। इसकी जितने भी शेष यूनिट आपकी बची हुई हैं बहुत ही शीघ्र जो है वो भी क्लासें आपकी आ जाएंगे। टोटल आपके 8 आपके इसमें चैप्टर थे, 8 आपकी यूनिट है, जिसमें से आज की हमारी क्लास जो है तीसरा यूनिट को हम कवर करा रहे हैं। मैंने आपके इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासें मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज एकदम फ्री में। कोई भी क्लासें हमारी पेड नहीं है और बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझाता भी हूँ, जिससे एक ही बार में आपको विधिवत समझ में आपको आ जाएगा। कोई भी हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास होती है। आप चाहे तो एक दिन में ही जो है पूरा आप सब्जेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर जो है फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल में जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो सारी आप एग्ज़ाम की तैयारी जो है प्रिपरेशन कर सकते हो एकदम फ्री में। और साथ में हमारा चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर बीए की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा बहुत ही तीव्र गति से। आज के हम जो है यूनिट जो आपका तीसरा है इस पर हम चर्चा के ले रहे हैं। चैप्टर आपका जो तीसरा है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन मैंने आपको पढ़ाया। दूसरा यूनिट भी मैंने कवर कराया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जैव विविधता क्या है, उसका संरक्षण कैसे किया जाए और सतत विकास क्या। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। आज हमारी जो यूनिट है तीसरी यूनिट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है समझ लो। इसमें आपको पढ़ना है डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, जिसको हम वनों उन्मूलन भी कहते हैं। तो वनों की कटाई वनों उन्मूलन एक ही चीज़ है दोनों। फिर इसमें है कि सॉइल जो है इरोजन क्या है, जिसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। फिर है मृदा क्षरण क्या है, ठीक है। फिर आपका डिजर्टिफिकेशन क्या है, जिसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जो है डिस्पोजल ऑफ जो है सॉलिड वेस्ट, मतलब जो है ठोस अपशिष्ट क्या है, ये भी आपको बताना है। चलेगा, हम सभी क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं। ये यूनिट आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वन उन्मूलन, वनों की कटाई क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। मृदा अपरदन, मृदा क्षरण, मरुस्थलीकरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी महत्वपूर्ण इसमें के क्वेश्चन है। इस यूनिट के सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में या फिर लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले वनों की कटाई क्या है, जिसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। वनोन्मूलन या फिर जो है वनों की कटाई, दोनों एक ही चीज़ है। तो वनोन्मूलन क्या है, पहले बात समझ लो कि वनोन्मूलन क्या। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना फिर काटना। वन का मतलब होता है वन यानी वृक्ष। तो वनों को जो है समाप्त करने पर जो है प्राप्त भूमि और अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, अर्थात वनों को समाप्त किया जाना, वन उन्मूलन कहलाता है। वन उन्मूलन क्या है, वनों को समाप्त करना, उसको काटना, ठीक है, यही आपका वन उन्मूलन आपका कहलाता है। तो वन जो है कई जो है इसके जरूरी कार्यों के लिए काटे जाते हैं, जैसे कि किसी जो है सड़क का जो है निर्माण करवाना है, बीच में वन आपके पड़ रहे हैं तो उनको काट कर अलग किया जाएगा। खेती करने के लिए जो है जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह घर के कार्यों के लिए भी जो है पेड़ों को काटा जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वन उन्मूलन क्या है, मैंने अभी आपको बताया है। वन विनाश या वन उन्मूलन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। वन कटाई, वन विनाश, वन उन्मूलन, ये तीनों के तीनों जो हैं, तीनों का मतलब सेम ही है। तो वन विनाश को ही वन उन्मूलन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वनों का जो है खात्मा करना। वनों का खात्मा करना फिर उसका जो है विनाश करना। वन विनाश का जो मुख्य कारण है मनुष्य ही है, और मनुष्य ही पृथ्वी के विनाश का एकमात्र जो है कारण है। तो वन उन्मूलन क्या है, वनों का खात्मा करना, यानी जो है वनों को हमेशा के लिए नष्ट करना, वहाँ से हटाना, यही आपका वनों जो है उन्मूलन कहलाता है, सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। और वन विनाश का जो प्रमुख कारण है, सबसे ज़्यादा जो वन किसके कारण काटे जा रहे हैं, मनुष्यों के कारण काटे जा रहे हैं। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानवीय क्रियाओं का काफ़ी रोल है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा आपने देखा भी होगा, हो सकता है आंधी तूफान में एक दो पेड़ गिर जाते हों, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य तो पूरा का पूरा जंगल ही खत्म कर देता है। जैसे कि रोडों का निर्माण करवाना है, खेती करने के लिए, अन्य जो है कार्यों के लिए करता है। तो वन उन्मूलन आपको स्पष्ट, आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वन उन्मूलन होता क्या है। वनों का खात्मा करना, उनका विनाश करना, यही वन उन्मूलन कहलाता है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। चलेगा, इसके बहुत सारे कारण है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वन उन्मूलन जो है वनों को क्यों काटा जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण, जैसे कि कृषि के लिए, तो कृषि के लिए जो है वनों को जो है साफ करके कृषि भूमि जो है प्राप्त करना,
कृषि के लिए भी जो वनों को काटा जा रहा है, और शहरीकरण के लिए मतलब जो है शहरों और कस्बों के विस्तार के लिए जो है वनों को काटना, ये भी काटा जाता है। मतलब जो है आजकल क्या है, गाँव हमने देखा होगा पहले जंगल के किनारे, तो धीरे धीरे जंगल को समाप्त करते करते लोग जो है वहाँ पर बस्तियाँ बनाने लगते हैं। इससे जंगल को समाप्त करते करते धीरे धीरे देखा जाए, चाहे और देहात में हो या फिर शहर में हो, जो जंगल पड़ता है उसको वहाँ पर बस्तियाँ मनुष्य की हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे जंगलों को काट काट कर वहाँ से जो है अपना मकान लोग बनवाते हैं। तो ये भी कारण है शहरीकरण। लकड़ी काटना, देखो लकड़ी काटना ये भी ज़रूरत होती है वन उन्मूलन का, जैसे कि इमारतों का निर्माण करवाना, फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त करना, तो इसके लिए जो है लकड़ी की जो है आवश्यकता होती है। तो ये भी किसका कारण है। फिर है खनिज खनन, यानी जो है खनिजों को जो है निकालने के लिए वनों को जो है साफ करना, ये भी इसका कारण है। चारागाह जो है मवेशियों के चराने के लिए जो भूमि प्राप्त करना, ये भी जो है एक प्रकार का इसका कारण था, ठीक है, वन को काटने का। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है, ये समझ लो। मृदा अपरदन को समझने से पहले अपरदन क्या होता है ये समझ लो। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। अपरदन क्या होता है, अपरदन समझ लो। अपरदन का मतलब होता है किसी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अपरदन क्या होता है, किसी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, खिसक कर जाना, आंधी तूफान से जाना, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो यही आपका अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन क्या है, अपरदन आपको स्पष्ट परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब मृदा अपरदन क्या है, तो मिट्टी का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यही परिभाषा आपको छाप के आना है, कुछ भी नहीं। मैं केवल आपको क्वेश्चन का बेस समझाऊंगा बहुत ही सरल शब्दों से। आप मन में एक बार फीड कर लोगे तो आप जाकर इसका बनाकर क्वेश्चन का आंसर लिखाओगे, पूरे के पूरे नंबर आपको देगा एग्जामिनर, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। तो मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत का जो है पानी, हवा या अन्य प्राकृतिक कारणों से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना या जो है हट जाना। देखो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, तो कई प्रकार से जो है मिट्टी का बहाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। जैसे कि अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश में जो है पानी के कारण जो है मिट्टी जो है का बहाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाली स्थानों में चली जाती बहती। तो ये भी मृदा अपरदन का एक कारण है, ठीक है। और ज़्यादा तेज जब हवा चलती है रेगिस्तान वगैरह में, ज़्यादा तेज मिट्टी के स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अन्य बहुत सारे प्राकृतिक कारण है जिससे मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, फिर हट जाती है। इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, कोई ज़्यादा झमेला करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतनी सरल सी परिभाषा, आप चाहे बुक खरीद लो चाहे सीरीज खरीद लो, इतनी जल्दी आपको इतनी सरल सी परिभाषा आपको मिलेगी नहीं। इसलिए जितनी भी हमारी परिभाषा है, मैंने पहले आपको थंबनेल में मैंने आपको इंडिकेट किया है, जितनी भी हमारी परिभाषा रहेंगी बहुत ही सिंपल रहेंगी, बहुत ही सरल शब्दों में रहेंगी, जो एक ही बार में आपको समझ में आएगी। तो मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है, या हट जाना, इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण जो है बहुत तेजी से हो सकती है, जिससे जो है मिट्टी की उपजाऊ जो है परत जो है खत्म हो सकती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी की ऊपरी परत में ही होती है। तो मिट्टी के अत्यधिक बहाव से जाहिर सी बात है, तो इसको ऊपरी परत जो है जो जिसमें सारे तत्व मौजूद हैं फसल को तैयार करने के लिए, जब मिट्टी की ऊपरी परत बह जाएगी तो उसमें जब खेती की जाएगी तो उतने तेजी से नहीं ग्रो करेगी, वृद्धि नहीं करेगी, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति ऊपर ही रहती है, ठीक है। तो ये भी इसका कारण है, मिट्टी का बहाव हो जाने के कारण उसकी उर्वरा शक्ति जो है वहाँ की समाप्त हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। अब मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण है, तो इसमें प्राकृतिक कारण की हम बात करते हैं, जैसे कि बारिश। तो बारिश का सीजन मैंने पहले आपको बताया है। तो बारिश से क्या होता है, मिट्टी जो है बारिश जब होती है तेजी से, तो मिट्टी जो है से कट जाती है बहाव से, ठीक है। तो वह बहते बहते जहाँ खाली स्थान होता है, जहाँ पर मिट्टी जो है पानी रुकता है, तो वहाँ पर जो है नीचे जाम हो जाती है। तो ये है प्राकृतिक कारण है मृदा अपरदन का। नदियाँ हो गई हैं, नदियों के द्वारा जो है बहाव होता है, मिट्टी जो है कट जाती है। बाढ़ भी हो गया है, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को जो है बहा ले जाते हैं, इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। हवा के द्वारा, जैसे कि तेज हवाएं मिट्टी के कणों को जो है उड़ाकर ले जाती है। रेगिस्तान वगैरह में ज़्यादा तेज जब आंधी आती है, तो मिट्टी के जो है ढेर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगा ले जाती है, ठीक है। इधर देहात एरिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा, अन्य स्टेट में भी, रेगिस्तान को जरूरी नहीं है। फिर इसमें है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ढलान से मिट्टी जो है खिसक जाती है,
तो ये सब क्या थे, प्राकृतिक कारण थे। यदि हम मानवीय कारण की बात करें तो मृदा अपरदन में जो मानवीय कारण है, जैसे कि वनों की कटाई करना, तो जाहिर सी बात है, जब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी को जो है जकड़े रहती हैं, इनकी जो जड़ें रहती हैं मिट्टी को कह सकते हैं एक प्रकार से उसको बांधे रहती है, जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। अब जब पेड़ों को आप काट दोगे तब बारिश होगी, जाहिर सी बात है, तो मिट्टी धीरे धीरे करते करते जिधर खाली होगी उस स्थान पर बह जाएगी पानी के सहारे से। तो वनों की कटाई भी एक प्रकार का कारण है, मानवीय कारण है। फिर इसमें है अनुचित जो है कृषि पद्धतियाँ, जैसे जैसे कि एक खेत ही जो है, एक ही खेत में लगातार एक ही फसल उगाना, बिना जुताई के खेती करना, ये भी एक प्रकार की जो है इसका कारण है। खनन और जो निर्माण, ये गतिविधियाँ जो है मिट्टी को ढलान कर देती हैं और अपरदन को जो है बढ़ावा देती है। फिर अति चराई, तो पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से घास खत्म हो जाती है और जिससे मिट्टी का जो कटाव है वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो जानवर चराते हैं तो उसमें क्या होता है, जो दूब वगैरह होती है, जो आपकी घास होती है, तो जो है मिट्टी को जकड़े रहती है। तो जब जानवर चल लेते हैं उस घास को, तो वहाँ से जो घास ऊपर की रहती है वो हट जाती है, तो मिट्टी जब बारिश होती है तो मिट्टी सीधे पानी उसी पर पड़ता है, इससे मिट्टी का कटाव धीरे धीरे होने लगता है। आपने और भी देखा होगा, अब तो जो है खरपतवार नाशक आ गया है, तो ये सब चीज़ें जब डाली जाती है तो जो वहाँ का खर होता है, जितना भी खरपतवार होता है तो नाश हो जाता है, नहीं जो है सूख जाता है। तो वहाँ पर जब खरपतवार सारा नाश हो जाएगा तो मिट्टी एकदम दिखाई पड़ेगी आपको एकदम साफ साफ, तो उस पर जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रकार का मानवीय कारण है मृदा अपरदन का। ठीक है, आशा करता हूँ कि मृदा अपरदन समझ में आ गया होगा। अब मृदा क्षरण क्या है, मैंने आपको भी बताया कि मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब क्षरण का मतलब क्या होता है, क्षरण का मतलब ये होता है कि उसकी उर्वरा शक्ति में कमी होना। ठीक है, यहाँ से लिखी भी हुई इसकी परिभाषा, मृदा क्षरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कमजोर हो जाती है या फिर जो है कम हो जाती है, जिससे वह जो है पौधा जानवरों के लिए कम उपयोगी रह जाता है। मतलब जो पौधा जो है वृद्धि नहीं करता है, यही आपका मृदा क्षरण आपका होता है। ठीक है, तो हमने यदि हम बात करें कि मृदा क्षरण क्या है, देखो तो मृदा क्षरण है, मान लो आप जो है खेती कर रहे हो, बढ़िया से आपकी खेती होती है, तो मृदा के कुछ ऐसे हानिकारक तत्व आ गए जो कि मृदा की जो गुणवत्ता है, जिसके कारण मृदा यानी मिट्टी में अच्छी आपकी फसल होती थी, तो उसकी सारी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दे, जिससे आप जब फसल लगाएं या फिर उस पर उगाएं तो पौधा जो है इतनी तेज़ी से ग्रो ना करे, वृद्धि ना करे। मतलब उसकी जब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, जब उसका क्षरण हो जाएगा उसमें उर्वरा शक्ति की, तो जाहिर सी बात उस पर कोई भी खेती इतनी सही से जो है नहीं ग्रोथ करेगी, तो इसी को हम मृदा क्षरण कहते हैं। ठीक है, अरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम होना या फिर जो है खत्म होना, इसी को हम मृदा क्षरण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। या जो है कई तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि पोषक तत्वों का क्षय होना, यानी जो है नष्ट होना उसके पोषक तत्व मिट्टी के, संघनन, रसायन से जो है प्रदूषण, क्षरित मिट्टी पानी को जो है ठीक से जो है सोख नहीं पाती, मतलब जो है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो है तत्वों का जो है क्षय होना, जो पोषक तत्व इसमें के हैं, संघनन, रसायनों से जो है प्रदूषण, और जो है क्षरित मिट्टी, जो क्षरित मिट्टी होती है जब उसमें क्षरण हो जाता है मिट्टी में, तो उसकी जब उर्वरा शक्ति जब कमज़ोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो जो मिट्टी होती है वो सही से पानी को सोख नहीं पाती है, जिससे पौधे को जीवित रहने में जो है मुश्किल हो जाता है, और समय के साथ यह प्रक्रिया उपजाऊ मिट्टी को जो है बंजर बना सकती है। इसी को हम मृदा क्षरण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन भी मृदा क्षरण का एक बहुत बड़ा कारण है। कैसे कारण है, मान लो आप खेती कर रहे हो, आपकी उपजाऊ जो मिट्टी होती है ऊपरी परत ही होती है, मृदा अपरदन ज़्यादा हो गया है। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो आपकी जब उर्वरा शक्ति जो कि मिट्टी में है, जो कि ऊपरी परत में ही है, तो मृदा अपरदन के कारण यदि जो है ज़्यादा बारिश हुई या फिर आपकी जो उर्वरा शक्ति है जो ऊपरी मिट्टी परत में, वह यदि बह जाएगी दूसरे स्थान पर, तो जाहिर सी बात है उस पर आप खेती करोगे तो उतनी सही नहीं रहेगी, उतनी ग्रोथ नहीं करेगी। तो एक इसका बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो बहुत बड़ा कारण है, वो मृदा अपरदन है, क्योंकि पानी और हवा के कारण मिट्टी का जो है कटाव होता है, जिसके कारण मिट्टी ऊपरी परत ही उसकी जो है पोषक तत्वों से उसमें भंडार रहता है, सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे को उगाने के लिए
जिससे वह जब ऊपरी परत बह जाएगी तो वहाँ पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक ऐसा कह सकते हैं उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, जिससे पौधा सही से वृद्धि नहीं कर पाएगा। और भी है पोषक तत्वों की कमी। तो मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी कारण भी जो है कह सकते हो मृदा क्षरण जो होता है। मान लो जो है मृदा जो होती मिट्टी में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, कुछ ऐसे हानिकारक आपके तत्व आ गए जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको नष्ट कर दे, तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है। फिर इसमें है कार्बनिक पदार्थों की हानि। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी भी हो सकती है। जो कार्बनिक पदार्थों हैं इनकी जो है कमी भी हो सकती है। लवणता, मिट्टी में जो है लवण की मात्रा का बढ़ना। अम्लता, क्षारीयता भी क्या है। और संघनन क्या है, मिट्टी का जो है कठोर होना, पानी और हवा के लिए जो है अभेद्य होना। फिर इसमें है संघनन का मतलब ये होता है मिट्टी का कठोर होना। मतलब जो है जब कठोर हो जाएगी मिट्टी तो जाहिर सी बात पानी को सोख नहीं पाएगी। जब सोख नहीं पाएगी तो पौधे को ज़्यादा दिन जीवित नहीं रख पाएगी, तो उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। फिर इसमें है प्रदूषण। तो रासायनों, भारी जो है धातु और अन्य प्रदूषक से जो है मिट्टी का जो है दूषित होना भी इसका कारण है। तो मृदा क्षरण क्या होता है सब मैंने आपको बता दिया, इसके प्रभाव क्या है और मृदा अपरदन सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि है क्या। फिर आप समझो मरुस्थलीकरण क्या है, इसको समझो। मरुस्थलीकरण जो है उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में जो है बदल जाना या फिर जो है बंजर होना। मतलब जो आप खेती कर रहे हो, आपकी अच्छी भूमि है, अचानक से उसमें पोषक तत्वों की हानि हो जाए, खत्म हो जाए, उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाए और जिससे वहाँ पर कोई भी खेती ही ना उगे, सारे के सारे पेड़ पौधे सुखा जाएं, इसी को हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। ठीक है। तो मरुस्थलीकरण क्या है, उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना यानी भूमि का बंजर हो जाना। जिससे आपने देखा होगा रेगिस्तान में कोई पेड़ पौधे इतने आपको नहीं मिलेंगे। तो मतलब जो है भूमि का रेगिस्तान में बदलना, भूमि का बंजर हो जाना, जिससे वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा ना उगाया जा सके, इसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क उप जो है आर्द्र क्षेत्रों में भूमि अपनी जो है उत्पादकता खो देती है। मतलब जो मिट्टी है अपनी जो उत्पादन उसकी क्षमता है वो जब खो देती है और रेगिस्तान जैसी जो है स्थिति में बदल जाती है, तो इसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है, ज़्यादा विस्तृत में आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इतनी सुंदर सी परिभाषा, इतनी सरल सी परिभाषा यदि नहीं समझ में आएगी तो क्या आपको समझ में आएगी। ठीक है। भूमि का अचानक से जो है बंजर हो जाना या रेगिस्तान में बदल जाना, यही मृदा अपरदन है। या फिर यह परिभाषा लिख सकते हो कि जो है मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क ऊपर जो है आर्द्र क्षेत्रों में भूमि अपनी उत्पादकता खो देती है और रेगिस्तान जैसी स्थिति में बदल जाती है, इसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगी आपको तैयार कर लेना है। अब मरुस्थलीकरण होता किसके कारण है ये भी समझ, इसके कारण भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर इसका कारण है। तो तापमान में वृद्धि और वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण भूमि जो है सूख जाती है और बंजर हो जाती है, भी इसका कारण है। मानवीय गतिविधियां है जैसे कि अत्यधिक चराई, वनों की कटाई, अनुचित कृषि पद्धतियां और शहरीकरण जैसी गतिविधियां भूमि को बंजर बनाने में जो है योगदान करती हैं। मिट्टी का कटाव ये भी इसका कारण है। तो हवा और पानी के कारण जो है मिट्टी का कटाव भी मरुस्थलीकरण का कारण बनता है। तो मृदा अपरदन, मृदा क्षरण, मरुस्थलीकरण तीनों से देखा जाता है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है। अब मरुस्थलीकरण के कौन कौन से प्रभाव हैं, इसके विनाशकारी हो सकते हैं। तो जैसे यदि मरुस्थलीकरण हो जाएगा, जाहिर सी बात है आप जिस पर खेती कर रहे थे आज से जो है पहले, वो जो है भूमि मरुस्थलीकरण हो जाएगी, तो जाहिर सी बात जब खेती उस पर नहीं उगेगी तो जो खाने योग्य जो चीज़ें हैं, खाद्य जो उत्पाद है उसमें कमी आ जाएगी। सिंपल सी परिभाषा है। भूमि की उर्वरता कम होने से कृषि उत्पादन में जो है गिरावट आती है, जिससे खाद्य सुरक्षा की समस्या पैदा हो सकती है। पानी की कमी, मरुस्थलीकरण के कारण जल स्रोतों का जो है सूखना या जो है कम होना आम है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। गरीबी और जो है पलायन, जब खाद्य उत्पादन और पानी की कमी के कारण लोग गरीब और जो है पलायन की ओर जो है मजबूर होते हैं। जैव विविधता का नुकसान, मरुस्थलीकरण से जो है पौधे, जानवरों को जो है जो आवास होते हैं जहाँ पर जानवर अपना निवास करते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता का जो है नुकसान होता है। फिर इसमें है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो मरुस्थलीकरण से जलवायु परिवर्तन और भी जो है बदतर हो जाता है, क्योंकि यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों को जो है छोड़ता है। फिर है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमें जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने, वनों की जो है कटाई को रोकने, भूमि की जो है टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और पानी के संरक्षण जैसे उपायों को जो है करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप इसको जो है रोक सकते हैं।
तो मरुस्थलीकरण भी आपको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं, जिसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण पानी के स्रोत हैं, जैसे कि आपकी नदियाँ हो गई, झील हो गई, समुद्र हो गए, तो इसका दूषित हो जाना, यानी जो है जल का दूषित हो जाना, या फिर ऐसे कुछ हानिकारक इसमें कण आ जाएं, वायरस आ जाएं, जिससे जो है पानी की गुणवत्ता खराब हो जाए, पीने योग्य ना बचे, इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो पानी के जो है स्रोतों का जो है दूषित होना, जिससे पानी जो है पीने और इस्तेमाल करने के जो है लायक नहीं रहता है, तो इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। यह जो है प्रदूषण विभिन्न कारण के जो है प्रकार के हानिकारक पदार्थों, जैसे कि रसायन, औद्योगिक कचरा, सीवेज के जो है पानी से मिलने से होता है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? जो वाटर पोल्यूशन होता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे रसायन के कारण हो सकता है, औद्योगिक कचरा जो हो गया, सीवेज जैसे कि नालियाँ वगैरह जो कि होती हैं, तो इससे जो पानी से मिलने से जो है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है पानी की। ठीक है, नदियों वगैरह में जाते हैं, जैसे कि इसी को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जो है पानी की गुणवत्ता का जो है कमी आना, जिससे वह पानी जो है पीने लायक ना बचे, इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। फिर इसमें वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण का अर्थ है कि हवा में हानिकारक पदार्थों की मौजूदगी जो सांस लेने के लिए अस्वास्थ्यकर हैं, और यह जो है प्रदूषण वाहनों, कारखानों, अन्य जो है स्रोतों से निकलने वाले धूल के कारण होता है। वायु प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और अन्य जो है स्वास्थ्य समस्याएं जो हो सकती है। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण यह है जब हवा में जो है कुछ ऐसे बाहरी तत्व आ जाएं जो जिससे सांस लेने में कठिनाई हो, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जिससे एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ये वायु प्रदूषण कई कारणों से होते हैं, जैसे कि जो है वाहनों से निकलने वाले धुआं, कारखानों से निकलने वाले धुएं, ये सब स्रोतों से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से संक्षेप में फिर लिखा हुआ है कि जल प्रदूषण पानी को जो है दूषित करता है, वायु प्रदूषण जो है वायु को जो है दूषित करता है। सिंपल सी परिभाषा। अब ई कचरा क्या है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक जो है कचरा कहते हैं। तो ई कचरा क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ई इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है? उस पुराने अनुपयोगी, उपयोगी नहीं अनुपयोगी, जिसका आपने उपयोग कर लिया है, अब उपयोग योग्य वो नहीं बचा है, तो उसको अनुपयोगी कहा जाता है, या खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कहते हैं जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ई जो कचरा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा, तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा उसे कहते हैं, उन पुराने अनुपयोगी खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहते हैं जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, घरेलू आपके जो है उपकरण जो है शामिल इसमें हो सकते हैं। तो आपके जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपका सामान है, यहाँ से ई कचरा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो इलेक्ट्रॉनिक में आपके जैसे कि मोबाइल फ़ोन आ गया, ख़राब हो गया है, उसको आपने फेंक दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो जाएगा। आपका टीवी हो गया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये जितने भी घरेलू आपके उपकरण हैं, ये जो ख़राब हो जाते हैं, आपके उपयोगी नहीं बचते हैं, ठीक है, तो इनको जब आप फेंक देते हैं, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं, ई कचरा कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर इसमें ठोस अपशिष्ट क्या है, ये आपके एग्जाम में फंसेगा। तो ठोस अपशिष्ट, ई कचरा, दोनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं। क्योंकि ठोस अपशिष्ट, ई कचरा क्यों मिलते हुए हैं, जब आप परिभाषा समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, ठोस अपशिष्ट होता है कि मानव द्वारा उपयोग के उपरांत परित्याग, मतलब परित्याग का मतलब ये होता है कि मनुष्य किसी चीज़ का जो उपयोग किया है, मान लो कोई भी चीज़ का, तो वह उपयोग योग्य नहीं बची है, मतलब उपयोग उसका कर लिया है, तो उसको त्याग दिया, मतलब उसको बहा दिया है। तो ऐसे ठोस जो है पदार्थ को जो है अपशिष्ट कहते हैं। तो यानी ऐसे जो है मानव द्वारा उपयोग के उपरांत, यानी उपयोग तो कर लिया, उसके उपरांत जब चीज़ों को फेंक देता है, उसी ठोस पदार्थ को हम ठोस अपशिष्ट कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे, बोतल, कांच का सामान, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के सामान, निर्माण सामग्री इत्यादि जो है शामिल है। तो दैनिक जीवन के उपयोग के बाद फेंके जाने वाले ठोस पदार्थों को कूड़ा करकट, कचरा, आपके ठोस अपशिष्ट के नाम से जो है पुकारते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, जो कचरा होता है, ठीक है, डिब्बे वगैरह आपके हो गए हैं, कांच की बोतल, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के बैग, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें जब मनुष्य इसका उपयोग कर लेता है, उपयोग करने के उपरांत जब इसको त्यागता है, इसको जो फेंकता है, इसी को हम ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ये होता है ठोस अपशिष्ट।
मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा बताया था, तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपको इलेक्ट्रॉनिक होता है आपको शब्द से स्पष्ट हो जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक जिसमें हम बैटरी का यूज करके जो चीज़ हम उपयोग किए हैं, तो इसमें क्या है, ये ठोस अपशिष्ट है। जैसे कि इसमें जो है बोतल आपके आ जाएंगे, कांच का सामान, पॉलीथीन बैग वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आपकी ठोस अपशिष्ट में आपके आ जाएंगी। यहाँ से इसकी परिभाषा जो कि फेफलन और जो है इंगल्स ने इसकी परिभाषा जो है बहुत ही शब्दों में अच्छे दिया है। उन्हें कहते हैं कि किसी भी तरह का ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक उपयोगी होने के कारण छोड़ दिया जाता है, कोई ऐसा पदार्थ, ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक इसका आपने उपयोग किया है, अब उपयोग लायक नहीं बचा है, तो उसका आप क्या किया, आप उसको आप छोड़ दिए हैं, ठीक है। और साथ ही जैविक और अजैविक स्वरूप में हो, जैविक और अजैविक स्वरूप में हो, इसी को हम ठोस अपशिष्ट कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, इतनी आपको लिखना है, ठीक है। तो इतना ही आज हमारा जो यूनिट 3 था, इतना ही आपको पढ़ना था। तो सारी मैंने क्वेश्चन करा दिए जितने भी इसमें के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगती है एक बार कमेंट भी करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और भी हम अन्य क्लास में जो सुधार करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में दोस्तों बात भी शेयर कर देना। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।